हमने देखा कि सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति जो है इन दो मुख्य तत्वों को स्वीकार करके अग्रसर होते हैं। और पुरुष और प्रकृति में संबंध किस प्रकार का है, किस प्रकार ये एक दूसरे का सहयोग कर कर विकास क्रम का प्रादुर्भाव करते हैं, विकास क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, ये हमने पहले वीडियो में जाना। अब हम यह समझेंगे कि जो विकासवाद का आरंभ होता है उसका क्रम क्या है। जो विभिन्न तत्व प्रकृति से आविर्भूत होते हैं उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले प्रकृति के विकास क्रम में सबसे पहला तत्व जो है वह है महत तत्व। महत का अर्थ होता है महान। परिणाम की दृष्टि से महत जो है प्रकृति की सभी विकृतियों में सबसे बड़ा है, सबसे वृहत है। वृहत या बड़ा होने का मतलब यह है कि इसके अंदर सारा विश्व जो है वह बीज रूप में विद्यमान है। यहाँ एक शब्द विकृति भी काम में लिया गया है। विकृति का अर्थ यह है कि प्रकृति जब अपने मूल रूप में रहती है तो वह प्रकृति कहलाती है, परंतु जब प्रकृति में पुरुष की सन्निधि के कारण गुण क्षोभ उत्पन्न होता है तो जो प्रकृति का विकास क्रम प्रारंभ होता है उसे विकृति ही कहा जाता है। प्रकृति से जो अन्यान्य वस्तुओं का प्रादुर्भाव होता है वो सारी विकृति के अंदर आती है और उसमें प्रथम जो तत्व है वह महत कहलाता है। तो जो विराट विश्व है वह बीज रूप में महत में समाविष्ट रहता है। इस तत्व की व्याख्या हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है बाह्य और दूसरा है आभ्यंतर। तो बाह्य दृष्टि से तो यह महत है, परंतु आभ्यंतर दृष्टि से हम इसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का कार्य जो है वह दो है, निश्चय करना और अवधारणा बनाना। एक और हम चीज देखते हैं कि बुद्धि जो है वह त्रिगुणात्मक है, परंतु फिर भी यहाँ पर हम बुद्धि के स्वरूप को सात्विक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो प्रकृति का प्रथम आविर्भूत तत्व जो है वह महत है, बुद्धि है, और इस बुद्धि में सात्विक गुण की या सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण हम इसमें सत्व गुण का प्राधान्य मानते हैं। तो बुद्धि जो है उसकी सहायता से ही किसी भी विषय पर हम निर्णय दे सकते हैं। कोई भी ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का भेद है वह भी बुद्धि ही स्पष्ट करती है। स्मृतियों का आधार भी बुद्धि ही है। हमें जो भी पुरानी बात याद रहती है, कोई बात स्मृति में हमारे रहती है तो वह भी बुद्धि के आधार पर ही हमें स्पष्ट होती है। बुद्धि पुरुष के लिए भी सहायक है, क्योंकि बुद्धि की सहायता से ही पुरुष अपने और प्रकृति के बीच के भेद को समझता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है, जान सकता है। बुद्धि स्वयं तो प्रकाशवान है ही, परंतु वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करती है। अब बुद्धि जो है वह त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक होने के कारण हम इसमें तीनों गुणों को तो मानते हैं, परंतु फिर भी हम इसमें सत्व गुण की प्रधानता को मानते हैं। बुद्धि में ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य जैसे गुणों का विकास होता है, परंतु बुद्धि में जब तमोगुण की प्रधानता रहती है तो बुद्धि में अज्ञान, अधर्म, आसक्ति जैसे प्रतिकूल गुणों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। हमने देखा कि प्रकृति का प्रथम विकास होने के कारण बुद्धि में पुरुष का चैतन्य जो है वह प्रतिबिंबित होता है, और इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं कि जैसे शीशे के सामने गुलाब के फूल रखे हुए होते हैं तो वह शीशे में प्रतिबिंबित होते हैं। उसी प्रकार
पुरुष का जो स्वरूप है बुद्धि के निकट होने के कारण बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, परंतु इससे हम बुद्धि और पुरुष को समान नहीं समझ सकते। दोनों में कुछ विरोध भी है। बुद्धि परिणामी है तो पुरुष अपरिणामी है। बुद्धि त्रिगुणमयी है तो पुरुष त्रिगुणातीत है। पुरुष अचेतन है, पुरुष चेतन है तो बुद्धि अचेतन है। बुद्धि का विषय, बुद्धि जो है वह ज्ञान का विषय है, परंतु पुरुष जो है वह ज्ञाता है। इस प्रकार दोनों में स्पष्टतः भेद हमें दिखाई देता है। अब हमने प्रकृति का प्रथम तत्व तो देख लिया कि यह महत है, और वह हमने दोनों दृष्टियों से विचार कर लिया कि बाह्य दृष्टि से तो वह महत है और आभ्यंतर दृष्टि से हम उसे बुद्धि कहते हैं। इसके बाद में जो प्रकृति का दूसरा विकार है वह अहंकार कहलाता है। अब ये जो अहंकार है इसका कारण बुद्धि है। किसी वस्तु के संबंध में जो मैं या मेरा का भाव होता है उसे हम अहंकार कहते हैं। अहंकार जो होता है वह व्यक्तिगत स्वार्थ जो होता है इसका सूचक होता है। व्यक्ति के अभिमान का पर्याय भी हम अभिमान को कह सकते हैं। ये अभिमान भौतिक होता है। संसार के जो सारे व्यवहार हैं उनका आधार भी अहंकार ही होता है। जब एक कलाकार के मन में किसी वस्तु के निर्माण का संकल्प उठता है कि मैं अमुक वस्तु का निर्माण करूं, और वह निर्माण करने में प्रवृत्त हो जाता है, तो अहंकार का भाव उस पुरुष पर पूर्ण रूप से पड़ता है, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर ही पुरुष अपने आप को कर्ता समझने लग जाता है। यद्यपि हमने पहले देखा है कि पुरुष जो है वह अकर्ता है, परंतु अहंकार के कारण वह अपने आप को कर्ता समझने लग जाता है, संसार की वस्तुओं का स्वामी समझने लग जाता है। इस प्रकार अहंकार के कारण पुरुष को मिथ्या भ्रम हो जाता है। तो ये जो अहंकार होता है वह 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार जो होता है उसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है, और इससे मन, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का विकास होता है। इस प्रकार जो सात्विक अहंकार है इससे 11 इंद्रियों का प्रादुर्भाव आविर्भाव होता है। मन अंतर इंद्रिय कहलाती है। इसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का विकास भी सात्विक अहंकार के कारण होता है। फिर बात करते हैं हम तामस अहंकार की, तो इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, और पंच तन्मात्राएं जो है उनका प्रादुर्भाव इसके कारण होता है। इसके आगे हम जब बात करते हैं वो है राजस अहंकार की, जिसमें रजोगुण की प्रमुखता होती है। ये राजस अहंकार के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये किसी वस्तु का आविर्भाव नहीं करता, इससे कोई वस्तु का आविर्भाव नहीं होता। ये अन्य 2 जो अहंकार हैं, कौन से, तामसिक और सात्विक, उनका सहायक मात्र है, उनको शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, चक्षु, श्रवण, घ्राण और रसना और स्पर्श की इंद्रिय, और इन 5 इंद्रियों के रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श, इनका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आँख, कान, जीभ और त्वचा ये वास्तविक इंद्रियां नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक में शक्ति समाविष्ट होती है, जिसे ही वास्तविक इंद्रियां कहते हैं। 5 कर्मेंद्रिय होती है: मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और जननेंद्रिय। इनके कार्य हैं क्रमशः बोलना, ग्रहण करना, चलना फिरना, मल बाहर करना, संतान उत्पन्न करना। मुख, हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रिय नहीं हैं, अपितु इनमें निहित शक्ति ही कर्मेंद्रिय हैं जो कार्य संपादित करती है। हमने ये देखा कि वास्तव में जो इंद्रियां हैं, कई बार
किसी व्यक्ति को हमने देखा जिसका चक्षु है परंतु वह देख नहीं सकता, इसका अर्थ यह है कि उस इंद्रिय के द्वारा उस कार्य को संपन्न करने की योग्यता जो है उस इंद्रिय के में नहीं है। इस प्रकार वास्तव में जो स्थिर इंद्रिय है उसको इंद्रिय नहीं मानकर इंद्रिय में निहित जो शक्ति है उसे ही इंद्रिय माना गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकृति के विकास क्रम में आगे जो है वह मन या और इंद्रियां जो है वो किस प्रकार से अपना दायित्व जो है वह निर्वाह करती है।